नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। प्रयागराज के कमिश्नर और यूपी के डीजीपी को भेजे गए नोटिस में इस मर्डर केस पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दूसरी तरफ अतीक और अशरफ की हत्या के केस में जुडिशियल कमीशन और एसआईटी ने भी जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस का फोकस फिलहाल उमेश पाल की हत्या में फरार गुड्डू मुस्लिम और अतीक की वाइफ शाइस्ता को पकड़ने पर है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम खूंखार और शातिर अपराधी है, जबकि शाइस्ता के पास अतीक के काले कारनामों और उसकी काली कमाई के सारे राज हैं। पुलिस शाइस्ता को प्रयागराज के पास मडिया डी में खोज रही थी और उससे पहले चकिया में शाइस्ता के मायके वाले घर से कहीं गायब हो गए। हैरानी की बात है कि शाइस्ता के मायके के सारे लोग घर खुला छोड़कर भागे हैं। घर का सामान और कपड़े जैसे के तैसे पड़े हैं, लेकिन घर में कोई मेंबर मौजूद नहीं है। शाइस्ता को खोजना अब जरूरी क्यों है? गुड्डू मुस्लिम के बारे में पुलिस अफसरों ने आज कौन से राज खोले? ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज इस बात के नए सबूत सामने आए कि अतीक और उसका गैंग लोगों को कैसे धमकाता था, कैसे जमीनों पर कब्जे करता था, पैसे के लिए अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शता था। आज इसके जो सबूत मेरे पास हैं वो आपको दिखाऊंगा। आपको असद को वो ऑडियो सुनवाऊंगा जिसमें वो एक बिल्डर से 24 घंटे में 1 करोड़ का इंतजाम करने को कहता है। अतीक ने साबरमती जेल में बैठकर रंगदारी के लिए जो फोन किए, जो मैसेज भेजे, वो ही आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में माफिया का खौफ खत्म होकर रहेगा। उन्होंने कहा अब यूपी में किसी जिले की पहचान किसी माफिया से नहीं होगी। योगी ने कहा पहले लोग डरते थे, अब यूपी में गैंगस्टर डरते हैं। योगी ने कहा कि अब यूपी बदल गया है। असल में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद विरोधी दलों के नेता मिलकर योगी पर हमला कर रहे थे, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जैसे अतीक और अशरफ की हत्या के बाद योगी डिफेंसिव पर है। लेकिन आज योगी ने सीना ठोक कर कहा अब यूपी में अपराधियों का नहीं, कानून का राज होगा। तो सबसे पहले आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ की बात। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। योगी की यह बात सही है। अब यूपी में किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि व्यापारियों को धमकी दे सके, उन्हें किडनैप कर सके। यही वजह है कि एक जमाने में जिनका खौफ था, जो यूपी आने से डरते हैं, आज ही इसका उदाहरण मिला। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा चर्चा तो यह है कि अब मुख्तार अंसारी का नंबर है। अफजाल ने कहा जिस तरह अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उसी तरह मुख्तार की भी हत्या की साजिश हो सकती है। असल में यह बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त पॉलिसी का नतीजा है। दूसरी तरफ अतीक और अशरफ के गैंग को लेकर भी अब लोग सामने आने लगे हैं, बेखौफ होकर नई नई बातें बताने लगे हैं। पुलिस अफसरों ने आज अतीक के गैंग के बारे में कई राज खोले। बताया जब अतीक, उसका भाई अशरफ और उसके 2 बेटे जेल में थे, तब अतीक का गैंग
गुड्डू मुस्लिम ही चला रहा था। शाइस्ता अतीक के इशारे पर पैसे का इंतजाम करती थी, इसलिए अगर अतीक के गैंग को जड़ से खत्म करना है तो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को पकड़ना जरूरी है। अतीक के गैंग में गुड्डू मुस्लिम की पहचान बमबाज की थी। उमेश पाल की हत्या के वक्त सीसी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम बड़े आराम से बमों को गेंद की तरह फेंकता दिखाई दे रहा है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के अगले ही दिन गुड्डू मुस्लिम झांसी चला गया था। यहां वो एक ठेकेदार के घर पर रहा, जिसे पुलिस पकड़ चुकी है। इसके बाद 5 मार्च को वो अतीक अहमद की बहन के घर मेरठ गया। अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी फरार है और आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक पुलिस की गिरफ्त में है। 15 अप्रैल को गुड्डू मुस्लिम के नासिक में होने की खबर मिली, जबकि 2 दिन पहले उसकी लोकेशन कर्नाटक में मिली थी। और ऐसा नहीं कि गुड्डू मुस्लिम शुरू से ही अतीक के लिए काम करता था। अतीक से पहले वो माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग में था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह जैसे बाहुबलियों के साथ रहा। 1999 में नारकोटिक्स के केस में वो गोरखपुर जेल में रहा। उसे 10 साल की सजा हुई थी। बाद में अतीक अहमद ने उसे जेल से छुड़वाया और उसके बाद वो अतीक अहमद का एहसानमंद हो गया, उसका खास बन गया। जिस वक्त गुड्डू मुस्लिम गोरखपुर की जेल में बंद था, उस वक्त अमिताभ यश गोरखपुर के एसएसपी थे। अमिताभ यश इस वक्त यूपी एसटीएफ के एडीजी हैं। अमिताभ यश ने आज बताया कि जिस वक्त उन्होंने उमेश पाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज देखा, देखते ही पहचान लिया कि बम चलाने वाला शख्स गुड्डू मुस्लिम ही है। गुड्डू मुस्लिम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वर्ष 99 में इसको गोरखपुर पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था और उस समय ये नारकोटिक्स के साथ पकड़ा गया था। उस केस में इसे 10 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत अतीक ने अपने लॉयर्स के माध्यम से करवा लिया था और तब से यह व्यक्ति अतीक के साथ एक लॉयल सर्वेंट की तरह या एक शूटर की तरह उसके गैंग में शामिल हो गया। इसके बारे में वर्ष 99 में भी ये जानकारी हुई थी, जब इसे थोड़ा बहुत समय मिला था इंट्रोगेशन का, कि ये एक बमबाज है और बम से हत्या करता है। इसके पास ये क्षमता है कि रॉ मटेरियल से बम चलते फिरते बना करके उसे फेंक करके मर्डर कर सकता है और शूटिंग में भी, वेपन्स की शूटिंग में भी ये माहिर है। इस कारण से ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है और इसीलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज के दिन में 3 लोग हैं जो 5 लाख के इनामी हैं, अरमान, साबिर और गुड्डू मुस्लिम, ये सबसे ख़तरनाक है। पहली बार मेरठ में हमसे मिस हुआ था और वहाँ उसके होने के पुख्ता प्रमाण मिले थे जब वो अखलाक के घर गया था और अखलाक और उसकी धर्मपत्नी ने उसको वेलकम किया था गले लगकर। ये भी जानकारी हुई कि वहाँ 50,000 रुपये अखलाक ने दिया था गुड्डू मुस्लिम को और उसके बाद वहाँ हम 5 मिनट से मिस कर गए थे, चंद मिनटों से, और उसके बाद भी कई जगह विभिन्न स्टेट्स में लोकेशन मिली, लेकिन हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। गुड्डू मुस्लिम को यूपी पुलिस का हर अफसर जानता है। सबको पता है कि गुड्डू मुस्लिम जबरदस्त बमबाज है। वो चलती बाइक पर बैठे बैठे बम बना लेता है। बम बनाने का सामान साथ लेकर चलता है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम सिर्फ बम नहीं बनाता, वो अतीक की गैंग के मेंबर्स को बम बनाने की ट्रेनिंग भी देता था। अनंत देव ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम बहुत शातिर है, उसे अतीक के सारे कनेक्शन मालूम है। उसे ये भी पता है कि उसे कहाँ छुपना है, कैसे छुपना है, पुलिस उस तक कैसे पहुंच सकती है। उसने उमेश पाल की हत्या के बाद अपना फोन लगातार स्विच ऑफ रखा। जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद उसने फोन ऑन किया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए अतीक के एक जानकार को फोन करके यह कंफर्म किया कि अतीक और अशरफ की मौत हुई है या नहीं, और उसके बाद फोन फिर से स्विच ऑफ कर दिया। क्योंकि पुलिस ने उसकी इस कॉल को भी ट्रेस कर लिया और उसकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली।
गुड्डू मुस्लिम का विगत करीब 35 वर्षों का आपराधिक इतिहास है और इनमें से जितने शूटर्स थे इनमें सबसे शातिर और सबसे दुर्दांत जिसे कहा जाए वो गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बमबाज के नाम से कुख्यात है। और वो बम बनाने का माहिर है और बम के माध्यम से ही वो उसने बहुत हत्याएं की हैं, तो इसी कारण उसका गुड्डू बमबाज के उससे कुख्यात रहा है अपराध जगत में। उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अतीक अहमद ने और भी यूपी के कई गैंग्स ने इसके पूर्व में किया है, बट ज़्यादा इस्तेमाल अतीक अहमद ने किया है। और जैसा आपने देखा कि 24 फरवरी को जो लो मरतक हत्याकांड हुआ था उसको अंजाम देने में भी किस तरीके से वो दौड़ दौड़ के अंदर घुस करके उसने बम कई मारे। पहले धुआं वाला बम मारा जिससे कि वहाँ पर लोग जो सिपाही थे और वो सब थे वो रिएक्ट न कर पाएँ, और उसके बाद से फिर लगातार इनकी किस तरीके से हुआ उस आप लोगों ने देखा है। तो ये गुड्डू बमबाज है। गुड्डू मुस्लिम बहुत ही नैरोली कई बार एस्केप किया है पुलिस टीम में। मेरठ में विशेष करके ये जो अतीक के बहनोई डॉक्टर थे जिनको कि गिरफ्तार भी किया गया संरक्षण देने में, जिनसे वो गले मिलते हुए वीडियो आया था, तो वहाँ पर से भी बहुत ही कुछ मिनटों के उसमें ही अंतर में वो वहाँ से निकलने में सफल रहा था। उसके पहले वो झांसी में भी जहाँ पर जिस हाइड आउट का संभवतः इन लोगों ने भी इस्तेमाल किया जो असद और ये थे, तो और इसके बाद भी और उसके कई ठिकाने अब तक मालूम पड़े हैं जिनको कि हमारी विवेचना चूँकि अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं उनको आपसे इसमें शेयर नहीं करूँगा। बाकी कई जगह वो नैरोली मिस हुआ है। पुलिस अफसर मानते हैं कि गुड्डू मुस्लिम के अलावा पुलिस के लिए अतीक की वाइफ शाइस्ता को पकड़ना भी बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। शाइस्ता न बेटे की मौत के बाद सामने आई, न पति की हत्या के बाद। आज ये खबर आई कि शाइस्ता प्रयागराज के पास मरिया डी के भरेठा गांव में छिपी है। इस गांव में अतीक के भाई अशरफ की ससुराल है। जैसे इस गांव में शाइस्ता के होने की खबर मिली, भारी फोर्स की तैनाती हो गई। कई घंटे तक कॉम्बिंग की गई, लेकिन शाइस्ता का अता पता नहीं मिला। पुलिस अफसरों का कहना है कि असल में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं बुर्के में होती हैं और बुर्के में किसी महिला की पहचान करना मुश्किल होता है। शाइस्ता इसी का पूरा फायदा उठा रही है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी आनंद देव तिवारी ने कहा कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में बराबर का शरीक है। मर्डर की पूरी प्लानिंग में शाइस्ता शामिल रही। उसे अतीक के राज पता है, इसलिए जब तक शाइस्ता नहीं पकड़ी जाती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अतीक का गैंग खत्म हो गया। उमेश पाल हत्याकांड में उनका पूरा इसमें षड्यंत्र में उनकी पूरी भूमिका रही है। संरक्षण देने में उनके घर में बैठ करके प्लानिंग बनती रही है और जेल से बैठ करके अशरफ और अतीक वहाँ से बैठ करके असद और बाकी जो ये शूटर्स हैं इनके साथ, और वहाँ पे शाइस्ता परवीन भी, ये सब लोग उस पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई। इसकी प्लानिंग इसके पूर्व में करीब 1-1.5 माह पहले से चल रही थी। कई बार प्लानिंग हुई, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कई बार अटेम्प्ट इनके बेकार गए और उस दिन 24 फरवरी को इन लोगों ने हत्या किया। तो शाइस्ता परवीन इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रही। पुलिस शाइस्ता को उसके मायके में ढूंढ रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि आज ही प्रयागराज में अतीक के ससुराल वाले घर खुला छोड़कर कहीं गायब हो गए। जब ये खबर आई तो शुरुआत में लगा कि हो सकता है कि शाइस्ता के मायके वालों को लगा हो कि अतीक और उसका भाई तो मारा गया, अब शाइस्ता को खोजने के चक्कर में पुलिस उन्हें भी परेशान कर सकती है, इसलिए वो कहीं चले गए होंगे। लेकिन जब घर की तस्वीरें देखी तो हैरानी हुई, क्योंकि परिवार वाले अपने साथ कोई सामान नहीं ले गए, कपड़े तक नहीं ले गए। घर का सामान बिखरा पड़ा है, किचन में खाने का सामान भी वैसे ही रखा है, घर की अलमारियां खुली पड़ी हैं, यहाँ तक कि घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ताला तक नहीं लगाया गया। हमारे संवाददाता शोएब रजा शाइस्ता के मायके में पहुंचे। घर की तस्वीरें और शोएब की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। ये शाइस्ता का मायका है। देखिए इन पर ऊपर नाम भी लिखा हुआ है मोहम्मद हारून। लेकिन हम यहाँ जब आए तो हमें जो घर है वो खाली बिल्कुल पड़ा हुआ है। यहाँ जो सामान है वो बिखरा हुआ है और घर में इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या
जो शाइस्ता के परिवार वाले हैं वो भी घर को छोड़कर चले गए, और अगर इस स्थिति में वो यहाँ से गए हैं तो ताला तक भी नहीं लगाया गया। जो चीज़ें हैं देखिए किस तरह से जो सामान है वो पूरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नज़र आता है। और चूंकि देखिए शाइस्ता बीएसपी जॉइन और उसके टिकट से चुनाव लड़ने वाली थी, तो बीएसपी के जो पट्टे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए नीचे भी जो पट्टा है वो यहाँ पर गिरा हुआ है, और कुर्सियाँ, किताबें यहाँ पर बहुत बड़ी जो तादाद है वो नज़र आ रही है, लेकिन घर में कोई नहीं है। देखिए अगर अंदर भी आया जाए तो अंदर भी आपको इसी तरह की जो चीज़ें वो नज़र आएगी। सामान बिखरा हुआ है, जो बच्चों की साइकिल है, जो दूसरी तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ऊपर के हिस्से में भी देखिए अंदर वहाँ कपड़े तक भी यहाँ पर है, प्याज है, और जो किचन का इलाका, जो किचन का एरिया है यहाँ भी अलमारी तक यहाँ पर खुली हुई है। अतीक के ससुराल वाले कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, इसकी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है, इसलिए तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अतीक की मौत से उसके कई रिश्तेदार खुश भी हैं। आज अतीक के कई रिश्तेदार सामने आए, उन्होंने कहा लोग उन्हें अतीक का रिलेटिव मानकर उन्हें भी अपराधी समझने लगे हैं, लेकिन वो तो खुद अतीक के जुल्मों का शिकार हुए। अतीक ने उनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया था, उनसे रंगदारी वसूली थी, उनके ऊपर भी हमला करवाया था। अतीक के साड़ू के भाई जीशान ने बताया कि अतीक ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, उससे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, नहीं दी तो उस पर हमला करवाया, उसे डराया। उसने कहा कि वो तो योगी की सरकार बन गई इसलिए उसकी जान बच गई। जीशान का कहना है कि अतीक ने अपने बेटे अली के साथ 25 शूटर्स उसके घर भेजे थे। अतीक अहमद चाहता था जीशान या तो अपनी ज़मीन शाइस्ता परवीन के नाम कर दे या फिर 5 करोड़ की फिरौती दे। जीशान ने अतीक का हुक्म नहीं माना तो उसने जीशान पर हमला करवा दिया। जब हमने काम नहीं किया तो जब इनको पता चला कि मैं 2021 31 दिसंबर को अपने घर में बैठा हूँ, अपने परिवार साथ बैठा हूँ, तभी लोगों ने 3 गाड़ियों से मेरे घर में घुस आते हैं, जिसमें आसाद कालिया, अली अतीक और वगैरह वगैरह 25 लोग कम से कम आते हैं, और तुरंत गेट खोल के तुरंत अंदर घुस आते हैं और तुरंत घेर लेते हैं, और सब राइफल पिस्टल लगा दी जाती हैं कि लो अब्बा से बात करो। तो उसमें बहुत कौन आता है अब्बा से बात कराने, कौन आता है? अली अतीक था, और क्या नाम है, आसाद कालिया, मतलब और भी हैं, बहुत नाम लूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। और उसके बाद जब मैंने जो है बात की तो उस पर कहा कि ये ज़मीन शाइस्ता परवीन नाम लिख दो और 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दो। तो जब मैंने काफ़ी देर उस मेरी आवाज़ नहीं निकली, इतना मैं डर गया था, तो इन लोगों ने मुझे उधर से अतीक अहमद ने कहा कि इनको मार डालो, सालों को मारो, सालों को मार ख़त्म करो इन लोगों को, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो इन लोग तबा तोड़ मार रहे हैं मुझे, गोलियां चलाई, किसी तरह मैं जान बचा के भागा। उसमें मेरे कज़न उस दिन का जबड़ा उबड़ा भी टूट गया था, काफ़ी चोटें आई थी, वीडियो भी लोगों ने बना ली थी, वायरल हो गई थी। ऐसा है ना कि रिश्तेदारी का बहुत महत्व नहीं था उनकी ज़िंदगी में। अगर आप पैसा कमा के ला के देते हो तो आप ही बेटे हो, आप ही भाई हो, आप ही भतीजे हो, सब हो, और अगर आप जो है उनसे दूरी बनाते हो, आप उनके साथ काम नहीं करते हो, तो फिर आपको अतीक अहमद की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। गुड्डू मुस्लिम को देखिए, जहाँ तक मैं जानकारी जानता हूँ, वो बम बना भी लेता है और अतीक अहमद के गुर्गों को ट्रेनिंग भी देता था बम बनाने की। हाँ, वो बहुत शातिर अपराधी है और वो गाड़ी चलते चलते बम बना लेता है, ये बात हकीकत है। अब ये है कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात कर दी जिसका अंजाम इतना बुरा शायद किसी ने नहीं सोचा हो। गुड्डू मुस्लिम को पता होता तो करता ही ना वो। अब वो बड़ा अपराधी, हम लोग मोहल्ले के थे तो कभी न कभी हम लोग को बुलेट टुलट से आते जाते दिखता था। प्रयागराज में अतीक के सताए हुए सैकड़ों लोग हैं जो पहले डरते थे लेकिन अब सामने आने लगे हैं। प्रयागराज के साबिर हुसैन पेशे से वकील हैं, कानून जानते हैं, दूसरों के केस लड़ते हैं, लेकिन अतीक ने उन्हें भी नहीं बख्शा। साबिर हुसैन ने बताया कि अतीक अहमद ने उनके भाइयों को एक झूठे केस में फंसा दिया था, और जब वो इस केस में अपने भाइयों के लिए पैरवी कर रहे थे तो अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने इस मुकदमे से उन्हें दूर रहने को कहा। जब अतीक की बात नहीं मानी तो जान से मारने की धमकी दी गई, शूटर्स को भेजा गया। साबिर हुसैन ने बताया कि वो 2019 से हर पल मौत के खौफ में जीते रहे।
हमको जो है लगातार 2019 से प्रताड़ित किया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। अतीक अहमद के गुर्गे जैसे असाद कालिया थे, अतीक अहमद, अशरफ, इन लोगों के कहने पे हमको जो है अक्सर टॉर्चर किया जाता था कि एक पैरवी थी मुकदमे की 302 हुआ था मरियाडीह में, बहुत चर्चित कांड था। उसमें हमारे भाइयों को फंसाया गया था, उसमें हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को अपने वकील के जरिए से जेल भी भेजा गया। उनको जेल से जब छूट के आए तो हमको जो है पैरवी करने से मना किया जा रहा था। उसी मुकदमे में हम पैरवी कर रहे थे जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग उसमें मुलजिम बने थे। तो इनको ये लगता था कि मेरी पैरवी करने से इनको जान का खतरा है या इनको सज़ा पड़ जाएगी, जो भी वो सोचते थे। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अब ये बात तो साफ है कि अतीक अहमद को सिर्फ कमाई से मतलब था, एक्सटॉर्शन से मतलब था, ज़मीनों पर कब्जा करना उसका मकसद था। ज़मीन हिंदू की है या मुसलमान की, अपने रिश्तेदार की है या अपने दुश्मन की, इससे अतीक को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सवाल है कि सैकड़ों ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, लोगों के मर्डर करने वाले अतीक को किसी भी मामले में सज़ा क्यों नहीं हुई थी। उसकी वजह बताई पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर अखिलेश मेहरोत्रा ने। अखिलेश मेहरोत्रा 2005 में प्रयागराज के डीआईजी थे। उसी वक्त राजू पाल की हत्या हुई थी। अखिलेश मेहरोत्रा ने कहा कि अतीक के गैंग का आतंक था, लोग पुलिस के पास नहीं जाते थे। अतीक की कोर्ट में, पुलिस में, हर जगह सेटिंग थी। अगर कोई केस कर भी दे तो वो तारीखें लगवाता रहता था और केस करने वालों को धमकाता था, इसलिए कभी उसके खिलाफ कोई केस चला ही नहीं। अखिलेश मेहरोत्रा ने कहा कि अतीक का पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि अतीक और अशरफ की मौत के बाद उसका गैंग खत्म हो जाएगा। अब शाइस्ता उसके गैंग को लीड कर सकती है, इसलिए उसका पकड़ा जाना जरूरी है। इसके फाइल चार्जशीट कोर्ट भेजी जाती थी। कोर्ट में जो अहमद होते हैं वहाँ पे फाइलें दब जाती थी, कभी ट्रायल स्टेज पे आई नहीं। अब इसका जो भी मैनेजमेंट वहाँ था उसकी वजह से कोई ट्रायल हुआ ही नहीं। केवल 2 केसेस में ट्रायल हुआ। आतंक था इसका। अब मान लीजिए अहमद को बोल दिया कि फाइल ट्रायल में नहीं आएगी, तो अहमद की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको पेशकार के पास भेज दे और ट्रायल की डेट फिक्स हो जाए। वो होने नहीं पाती थी। वो खुद ही चैलेंज करता था कि तुम चार्जशीट जितनी चाहे लगा लो, कोर्ट में जाके सब हम ठीक करा देंगे। आतंक तो इसका था ही, और हर घटना में बस केवल इसका वही था। इसमें एक बात और भी है कि अतीक से ज़्यादा ट्रेचरस अशरफ था। अतीक तो एक बार को गाली गलौज बेहद बहुत बुरी तरह से भयंकर गाली करता था, उसमें गाली में ही लोग घबरा जाते थे, लेकिन अशरफ तुरंत गोली मारता था। पूरा परिवार का आतंक था, सभी लोग इसमें पूरे क्रिमिनल थे। आपने देखा होगा कि इस घटना में भी असद ने उमेश पाल को एक डलिया के पीछे छुप गया था, जाके अंदर बैठ गया था, उसमें से निकाल के गोलियां मारी हैं। असद जो है वो छोटा सरदार कहलाता था। असद को ही बहुत ज़्यादा मानता था, चाहता था ये अतीक। पूरा परिवार अपराध में लिप्त था और मेरा ख्याल है अभी भी लिप्त रहेगा। और शाइस्ता परवीन भी अपराध में लिप्त थी। उसका सरेंडर ना करना ये साबित कर रहा है कि अभी वो गैंग ख़त्म नहीं हुआ, गैंग चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में और इस प्रकार के मर्डर्स कराने की कोशिश की जाएगी। अखिलेश मेहरोत्रा की बात तो सही है कि अतीक का पूरा परिवार क्रिमिनल है। उसका 19 साल का जो बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उमेश पाल की हत्या में शामिल होना उसका कोई पहला गुनाह नहीं था, क्योंकि अतीक, अशरफ और अतीक के 2 बड़े बेटे जेल में थे, इसलिए अतीक के ऑर्डर पर असद ही वसूली करने लगा था। असद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें मिली है। इसी साल 9 जनवरी को असद ने एक बिल्डर को फोन करके 1 करोड़ का इंतजाम करने को कहा था। इस बिल्डर का नाम है मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम को फोन करके असद ने कहा था कि कचहरी में पेशी के दौरान वो उसके बड़े भाई उमर से मिले। मोहम्मद मुस्लिम ने कोर्ट या जेल जाकर उमर से मुलाकात से इनकार कर दिया, तो असद ने उससे कहा कि वो थोड़ी देर में बात करके बताता है कि फिर कैसे मिलना है,
क्या करना है। और आखिर में असद कहता है, फ़ोन करूं तो फ़ोन ज़रूर उठा लेना। गेट नहीं खोला गया, ये ठीक नहीं है मुस्लिम साहब। हम फिर जो है, अरे हम तो यार है नहीं, हम कैसे तुमको बता दें? अगर हम तो होते तो हमें समझ में आ रहा है हम कि होते बात तो है मुलाकात भाई। क्यों नहीं करते? मुलाकात करने में क्या दिक्कत थी हमें? वही तो बात है ना कि आपसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत है नहीं, मगर इमरान अरे तो साहब है तो आप गेट नहीं नहीं, इमरान नहीं भैया, कोई बात माना करो हमारी बात, अगर हम कह रहे हैं तो। हम भी कुछ कह रहे हैं मुस्लिम साहब। अगर इमरान हुई है तो तुमको हम क्या बताएं? जाओ, चले जाओ, देख लो हमारा घर खाली है कि नहीं है। हमारे घर पे कभी चलिए। कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता। वही चौथे फ्लोर पे है ना आपका, ब्लैक ब्लैक करके पूरा दरवाजा है, और हाँ हाँ, उसी पे रहते हैं, उसी पे रहते हैं। गली के एकदम एंड पे। हाँ हाँ, उसी पे रहते हैं। चलिए ठीक है, हम फोन करेंगे, आप नंबर सेव कर लीजिए। और इमरान तो घर पे इलाहाबाद रहते भी हैं, वहाँ पे मुलाकात। हाँ, आप नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिएगा, गुजारिए आप। चलो ठीक है, ठीक ठीक। मोहम्मद मुस्लिम बिल्डर को असद ने फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, लेकिन बिल्डर ने डर के कारण फ़ोन उठाया नहीं। तो असद ने गुस्से में उसे व्हाट्सएप मैसेज किया। असद ने इस मैसेज में लिखा कि चाचा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, परसों तक एक का इंतज़ाम कर देना, बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करो लेकिन पैसे हर हाल में मिलने चाहिए। एक का मतलब था 1 करोड़। पता यह लगा कि असद का मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए पहुंचाए थे। हालांकि पुलिस ने अभी से कंफर्म नहीं किया है। इसी मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को अतीक अहमद ने भी साबरमती जेल से धमकी दी थी। अतीक को जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उसने बार बार ये कहा वो जेल में था, जेल में बैठकर कैसे साजिश रच सकता है, जेल में जैमर होता है, वो जेल में रहकर फ़ोन कैसे कर पाता था। लेकिन पुलिस ने अतीक के उन फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की है जो उसने साबरमती जेल में बैठकर किए थे। असद ने 9 जनवरी को मोहम्मद मुस्लिम बिल्डर से पैसे मांगे। इससे 2 दिन पहले 7 जनवरी को अतीक ने मुस्लिम बिल्डर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पैसे मांगे। इस मैसेज में अतीक ने कहा था कि उसके बच्चे न डॉक्टर बनेंगे न इंजीनियर, वो भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, वक्त बदलेगा और जल्दी ही सबका हिसाब शुरू करेगा। अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम को भेजे मैसेज में लिखा था कि आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे बेटे उमर का जो हिसाब है, असद ने जो पैसा दिया है, हमारा जो पैसा है वो तुरंत दे दो, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, बेहतर है हमसे आकर मिलो। जेल से अतीक अहमद के सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए धमकी नहीं दी गई, बल्कि फ़ोन भी किए गए। अतीक का ऐसा एक ऑडियो टेप हमारे पास आया है जिसमें वो जैद नाम के प्रॉपर्टी डीलर को धमकी दे रहा है। इस फ़ोन कॉल में अतीक अहमद कह रहा है कि उसने जैद को बहुत बार समझा दिया है, लेकिन बात उसके समझ में आ नहीं रही। हाँ हाँ, हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ, कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और आज तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ हाँ, समझे? हाँ हाँ, लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, हाँ समझे? हाँ हाँ, समझे कि नहीं? अब कि न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। समझे कि नहीं? तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो उसका आबिद, फरहान, सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रही गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे 1 लपड़ मारी, हाँ समझो? हाँ हाँ खाली 1 हाथ मारी, मगर भाई तुमका 1 हाथ मारा, समझो कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो? अरे प्रधान से तो अब रिश्ता उठा है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है। प्रधान जो कहीं प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दे, तुम गोली चला दे। वो नहीं, गोली तो नहीं चला सकते भाई। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत है इस बात का कि अतीक अहमद जेल में बैठकर लोगों को धमकाता था, कैसे वसूली करता था, कैसे वहीं से गैंग चलाता था, और ये सब उसने
गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर किया। आप सोचिए, जब वो अपने इलाके में प्रयागराज में नैनी जेल में रहा होगा, तब वहां उसका सिक्का कैसे चलता होगा। अतीक जब नैनी जेल में था, उस वक्त नैनी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे LM पांडे। LM पांडे अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड डिप्टी जेलर ने बताया कि जब उनकी पोस्टिंग नैनी जेल में हुई तो ये देखकर हैरान रह गए कि अतीक अहमद दरबार लगाता था। अतीक के हुक्म पर जेल देर रात तक खुला रहता था। उसके गैंग के लोग बेरोटोक जेल में आते थे। अतीक वहीं बैठकर जमीनों के फैसले किया करता था और जेल में तैनात किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अतीक को रोक सके। 2002 में एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होता है, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर मैं 2002 में नैनी जेल में गया। उस समय अतीक अहमद नैनी जेल में बंद थे। जब मैं गया तो पहले दिन सुबह 8 बजे से रात को 11 साढ़े 11 बज गया, जेल नहीं बंद हुई। मेरा माथा ठनका। वहाँ की अराजकता देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। नैनी जेल में जैसे आप गिरदा एक शब्द होता है कि जब दो गेट पार करके जब आप आएंगे तो वो गिरदा कहलाता है। उस गिरदा में वहाँ नीम के बहुत पेड़ लगे हुए हैं और उसी के बगल में मालवीय सदन है। मालवीय जिसमें बंद होते थे, उसी मालवीय सदन में रहता था। तो वो बिल्कुल सीधे गिरदा से जुड़ा हुआ था। जो भी आया सीधे डायरेक्ट उसका संपर्क, मुलाकात वहीं होती थी। जो कॉमन प्रिजनर्स की मुलाकात होती थी वहीं होती थी। तो अमूमन होता क्या था कि उसमें जो कॉमन मुलाकात होती थी, जब मुलाकात होती तो अतीक अहमद खड़े हो जाते। तो उसमें से जो जनरल 250-300 की पब्लिक आती थी वो सब खड़े हो जाने, भैया विधायक जी, सांसद जी। लेकिन इन माफियाओं की मुलाकात डेली सुबह से शाम तक होती थी। बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको। उसका कारण यह है कि 2 बातें होती थी। एक तो ये कि किसको अपने बाल बच्चे की जिंदगी प्यारी नहीं है, धमकियां मिलती थी। भाई एक व्यक्ति से मिलने के लिए 3 व्यक्ति अलाउ होता है। देखिए मैडम बता रहा हूं कि इन लोगों का दिमाग कितना चलता है। एक व्यक्ति से मिलने के लिए 3 व्यक्ति मिल सकता है, नियमानुसार अलाउ कर सकते हैं। अब किसी का एक आया है तो वहां वो जो प्रोफेशनल राइटर सब बिल्कुल सेट थे कि जिसका एक आवे उसमें अतीक अहमद के या जिसके नाम जोड़ दो। मालवीय सदन ऐसा मैडम, वो मालवीय सदन 2 कमरे का एक वो है, इनक्लोजर अलग गेट है, अलग इनक्लोजर है। तो अतीक अहमद जब रहते थे तो एक कमरे में वो एस्टेब्लिश रहते थे और एक कमरे में अपना का खाना पीना, उसका खाना पीना अलग बनता था। तो वो कानून के हिसाब से बन सकता? हाँ, क्योंकि सुपीरियर क्लास पाए हुए थे। सुपीरियर क्लास इनको मिला हुआ था, तो सुपीरियर क्लास की डाइट और सुपीरियर क्लास को बनाने वाले को अलग होते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बिल्कुल कानूनन जायज था। वो अतीक अहमद की मौत के बाद अब तरह तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, तरह तरह के आई विटनेसेस सामने आ रहे हैं। प्रयागराज के DIG रहे अखिलेश मेहरोत्रा ने इस बात को कंफर्म किया। अखिलेश मेहरोत्रा ने बताया कि अतीक को न कानून का खौफ था न पुलिस का। हालत ये थी कि अतीक को अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो उस पर कब्जा होना तय था। लोग चुपचाप उसे जमीन दे देते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस के पास जाकर शिकायत करे, क्योंकि जो पुलिस के पास गया वो मारा गया या फिर उस पर जानलेवा हमला हुआ। अखिलेश मेहरोत्रा ने बताया कि जब वो प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने कई प्रॉपर्टीज पर अतीक का कब्जा होने से बचाया। कुछ जगहें ऐसी थीं जहां पे हमने उस सरकार में रहते हुए भी इसकी नहीं चलने दी। जैसे एक विवेक पिक्चर हॉल है, तो विवेक पिक्चर हॉल को इसने कहा कि अब हमारा हो गया, तो मैंने कहा नहीं। एक वहाँ पे GD अग्रवाल जी हैं, उनका पेट्रोल पंप है, वो बेचारे बहुत दुखी थे क्योंकि उनका भी पेट्रोल पंप उसने कहा कि मैंने ले लिया है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। हाँ, मैंने कहा दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। GD अग्रवाल जी से कहा कि जब तक मैं यहाँ पे DIG हूँ आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं और रहेंगे, और पिक्चर हॉल वालों ने से भी मैंने ये कहा कि आप ही चलाएंगे इसको, कोई परेशानी नहीं है। अतीक की एक खराबी यही थी कि वो जिस जगह पे देख लेता था कि ये जगह है, वो कह देता था ये हमारी हो गई। कई होटल्स में उसने कब्जा किया। होटल के आधे पार्टनरशिप हो जाता था कि मेरा इसमें आधा पार्टनरशिप है। जो चीज़ इसने पसंद कर ली प्रॉपर्टी में,
और ऐसे बहुत से केसेस तो ऐसे थे जिसमें पुलिस को लोग डर के मारे बताते ही नहीं थे, चुपचाप रहते थे। अपराध के बारे में अतीक अहमद की मोडस ऑपरेंडी सेट थी। प्रयागराज की हर प्रॉपर्टी पर उसकी नजर थी। कहां प्लॉट खाली है, किस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, अतीक अहमद को पूरी खबर रहती थी। जिस प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हुआ उसमें अतीक कूद जाता था। प्रयागराज में 4 भाइयों के बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ। अतीक ने एक भाई से बात की और बाकी 3 भाइयों को धमकाकर एक बड़े कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा कर लिया। इस तरह की ज्यादातर प्रॉपर्टी को अतीक अपनी वाइफ शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर करवा लेता था। राजकुमार ओझा और शरद कुमार ओझा का कोल्ड स्टोरेज अतीक ने शाइस्ता के नाम ट्रांसफर करवाया। इसके बदले में अतीक ने शरद ओझा को कुल 25-25 लाख के 2 चेक और 22 लाख का एक तीसरा चेक दिया, जो कभी एनकैश नहीं हुए, लेकिन कोल्ड स्टोरेज पर अतीक का कब्जा हो गया। हमारे 3 चेक क्लियर नहीं हुए हैं, एक 22 का, एक 25 का और एक 25 का लाख। कब की बात है, कब चेक लगे? 2016 उन्होंने चेक दिया, बोला कि इसको समय समय पर लगा दीजिएगा, रजिस्ट्री मैंने कर दिया था। एक क्लियर हुआ, फिर बाकी क्लियर नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझसे पूछ के लगाना, पूछने की नौबत नहीं आई। फिर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि चलो भाई उनके अगेंस्ट चले जाओ। क्या बेचा था आपने, क्या चीजें रही? कोल्ड स्टोर बेचा था अपना, झूसी में हमारा है। क्यों नहीं, आप डर लगता था, क्या था? भय तो था ही, बिल्कुल भय था। अभी जो 72 लाख के चेक आपके बाकी है, क्या चाहते हैं आप, क्या चीज है? भाई चाहते हैं हमारी ये प्रॉपर्टियों को वापस दे दी जाए। प्रॉपर्टी वापस? 72 की वैल्यू तब कुछ और थी, आज कुछ और है। उस वक्त प्रॉपर्टी का दाम कुछ और था, आज कुछ और है। अगर हमको 72 मिल भी जाता है तो वो हमारे लिए तो नुकसानदायक है ना। अतीक ने जमीनों पर कब्जे किए, लोगों से रंगदारी वसूली। इसके साथ साथ वो इलेक्शन लड़ने वाले व्यापारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था। इसके सबूत भी सामने आए। अतीक चुनाव से पहले अलग अलग रंग की पर्ची जारी करता था। पर्ची के रंग से तय होता था किसको कितना पैसा देना है। पिंक स्लिप, गुलाबी कलर की स्लिप का मतलब था 3 से 5 लाख के बीच। सफेद रंग की पर्ची का मतलब था 5 लाख से ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि अतीक के गुनाह किसी से छुपे हुए थे, सबको पता था वो कैसे काम करता है, सबको पता था अतीक कैसे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन सवाल यह कि फिर भी उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब दिया प्रयागराज के डीआईजी रहे अखिलेश मेहरोत्रा ने। अखिलेश मेहरोत्रा ने कहा जब वो प्रयागराज में तैनात थे उसी दौरान राजू पाल की हत्या हुई थी। उसी वक्त सबको पता था अतीक ने हत्या करवाई है, लेकिन अतीक और उसके भाई पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता था। अखिलेश मेहरोत्रा ने कहा कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुलायम सिंह से बात की। नेताजी भी शुरू में अतीक की गिरफ्तारी को लेकर थोड़े असमंजस में थे, लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है, उसके बाद नेताजी के कहने पर ही अतीक ने गिरफ्तारी दी। राजू पाल विधायक था, मेरे पास एक दिन मेरे ऑफिस में आया। उसने मुझसे ये कहा कि मुझे अतीक से बहुत भयंकर खतरा है, तो मुझे अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए। वैसे तो विधायक को 2 सिपाही मिलते ही हैं, एक गनर मिलता है। मैंने राजू पाल को 4 सिपाही दे दिए थे, SLR और AK-47 के साथ, गनर वगैरह साथ में थे। राजू पाल ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जाके अतीक को एक सिविल लाइंस में खोखे पे दुकान पे बैठे अतीक उस समय चाय पी रहे थे, उनको जाके घेर लिया। घेर के का है बा, तो अतीक उस समय घबरा गए कि ये हमें मार देगा, लेकिन इसने मारा नहीं और चला आया वापस। ये उसकी गलती थी। उसके बाद अतीक ने कहा कि ये तो मेरे लिए खतरा है। फिर अतीक ने इसका मर्डर कराया। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जहाँ तक मुझे याद है ईद का दिन था, और ये राजू पाल अपने विधायक वाली गाड़ी में बैठ के जा रहा था। साथ में इसके एक रुखसाना नाम की लेडी थी जिनको ये अपनी बहन कहता था, उनके साथ बैठ के ईदी खा रहा था। इसके सारे गनर पीछे की गाड़ी में चल रहे थे। उस समय इसके साथ अकेला, मतलब रुखसाना के साथ अकेला ये था, ईदी खा रहा था। तो
इसको उन लोगों ने चेस किया, गाड़ी रोकी और इसके पॉइंट ब्लैंक रीजन से गोलियां मारी। रुखसाना को भी गोली लगी, रुखसाना हॉस्पिटल में गई, उसका बाद में बयान भी लिया और इसको मार के और लोग भाग गए। फिर उसके बाद जो हुआ उसमें मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री, क्योंकि सांसद था उस समय, को कन्विंस किया कि इससे बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है, पुलिस के मौजूदगी में घटना हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा छवि खराब हो रही सरकार की, तो मुझे इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। नेताजी को मैंने कन्विंस किया था, उनको कहा था मैंने कि सर इसमें बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है, तो उन्होंने कहा ले करो, गिरफ्तार करो। दोनों को गिरफ्तार किया हमने, दोनों को जेल भेजा, दोनों के हथकड़ी लगा के जेल भेजा, नैनी जेल में रखा। नेताजी ने फिर थोड़ा सा रिलेक्टेंस ज़रूर थी, फिर उन्होंने कहा ठीक है इसको गिरफ्तार करो। अब उन्होंने हो सकता है अतीक को कहा भी हो कि जाके गिरफ्तारी दो, अतीक ने गिरफ्तारी दी। ये बात भी सच है कि उनके ही आदेश पर यह गिरफ्तारी देने को तैयार हुआ था। हालांकि अखिलेश मेहरोत्रा ने यह भी बताया कि ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद को सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रोटेक्शन मिला। उनका कहना है कि अतीक को मदद हर पार्टी की सरकार ने की। अखिलेश मेहरोत्रा ने कहा कि अगर अतीक को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो उसका एनकाउंटर बहुत पहले ही हो गया होता। जो भी सरकारें थीं उन सबका पूरा प्रश्रय था और पूरा इसको सरपरस्ती थी, सब कुछ भी था। एक इसकी सल्तनत को वो ये सरकारें चाहती थी कि कायम रहे, क्योंकि वो टाइम जो था वो बूथ कैप्चरिंग वाला हुआ करता था। अब बूथ पे जाके खड़ा हो गया और कहा कि अब तुम लोग बाहर जाओ, सब बाहर कर दिए और खुद स्टैंप लगा के वो बाहर आ गया। थर थर कांपते थे जो वो अधिकारी होते थे वहाँ पे बैलेट बॉक्स लिए हुए, चाहे वो समाजवादी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, सब ने इसका इस्तेमाल किया, सब ने इसका इस्तेमाल किया, या ये कहिए कि इसने उन सबका इस्तेमाल किया। तो ये इतना बड़ा अपराधी नहीं बन पाता, बहुत पहले इसका पुलिस एनकाउंटर कर देती। अतीक के पेट में बहुत से राज छुपे हुए थे, बहुत लोगों के राज छुपे हुए थे, राजनीतिज्ञों के, और वो सब नाम वो उजागर करता, बोलता, तो इसके पहले ही उसको मार दिया गया। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया था, इतना बड़ा अपराधी इसलिए बना क्योंकि उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला। अतीक 40 साल तक अपराध करता रहा क्योंकि पुलिस के हाथ नेताओं ने बांधे हुए थे। अब योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे दी है, इसीलिए अब यूपी में कानून की ताकत दिखाई देने लगी है, अपराधियों में खौफ है। और ऐसा नहीं कि अतीक की मौत के बाद माफिया के खिलाफ एक्शन में कमी आई, क्योंकि आज ही पता लगा कि योगी ने यूपी के बड़े 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार करवाई है। इनमें से जो जेल में हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी, जिससे अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके, और जो माफिया पुलिस की पकड़ से बाहर हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस पूरी ताकत से जुटेगी। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि वो राजनीतिक हमले बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपराधियों के खिलाफ एक्शन में कोई कमी नहीं आने देंगे। योगी का यही रवैया, माफिया के खिलाफ यही सख्ती उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है, और यही वजह है कि अब यूपी में बदलाव दिखाई दे रहा है। यूपी से अपराधी और माफिया भागते हैं, डरते हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में आ रहे हैं। ये बदले हुए माहौल का परिचायक है। अब मैं आपको महाराष्ट्र की राजनीति का हाल बताता हूं। आज अजीत पवार ने कहा कि वो एनसीपी में हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उसे मानेंगे। बीजेपी के साथ उनके जाने की बातें बेकार की हैं। लेकिन अजीत पवार के सपोर्टर एनसीपी के विधायकों ने कहा कि वो अजीत पवार के साथ हैं, अजीत पवार जहां जाएंगे वो भी उनके साथ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अजीत पवार एनसीपी में है, इसलिए अजीत पवार की सफाई के बाद भी महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा चलती रही कि अजीत पवार
बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसीलिए आज शाम को एनसीपी की इफ्तार पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। एनसीपी के सभी बड़े नेता इफ्तार पार्टी में पहुंचे, लेकिन इस मौके पर यह देखकर हैरानी हुई कि जब शरद पवार इफ्तार में पहुंचे तो एनसीपी के सारे नेताओं ने खड़े होकर शरद पवार को नमस्कार किया, लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार की तरफ देखा तक नहीं। इससे पहले सुबह जब अजीत पवार ने अपने करीबी विधायकों से अलग अलग मीटिंग्स की थी तो इस चर्चा को और हवा मिली कि अजीत पवार फिर पाला बदल सकते हैं। अजीत पवार से मिलने के बाद एनसीपी के विधायक अनिल पाटिल ने कहा कि अजीत दादा से बीजेपी में जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जहां अजीत पवार कहेंगे वो साथ जाने को तैयार है। हम अजीत दादा के साथ में इसके पहले थे, आज है, इसके आगे रहने वाले हैं और अजीत दादा जो है वो राष्ट्रवादी के साथ में। देखो आज के डेट में हमने जब जो 2-3 दिन से जो न्यूज़ चल रही थी उसके बारे में चर्चा की मैंने, उसके बारे में कोई ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, कहीं पर भी किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं हुआ है जो तरीके से न्यूज़ में चल रहा है। एक हमारा कहना ऐसा है कि हर पार्टी का जो भी नेता इसके बारे में अपना अपना बयान दे रहा है उसको कृपा करके यहाँ पर रोकना चाहिए। कोई डिसीजन और कोई चर्चा आज तक दादा की और किसी और की हुई नहीं है। ये न्यूज़ अभी भी जो चल रही है उसको कृपा करके रोकने को। अजीत पवार ने आज मुंबई में एनसीपी के 10 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की। अन्ना बनसोडे भी अजीत पवार से मिले। अन्ना बनसोडे ने कहा यह सही है कि कम से कम 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं जो उनका हर आदेश मानेंगे, लेकिन फिलहाल अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाने जैसी कोई बात नहीं कही। मैं अजीत पवार साहब के साथ कल भी था, आज भी है, परसों भी है, फ्यूचर में मैं उनके साथ कायम स्वरूप से रहने वाला हूँ। कितने विधायकों का साथ है उनको? वो मुझे पता नहीं है। कह रहे कि 40 से भी कम विधायक उनके साथ हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है 40 से ज़्यादा नहीं है। क्या तो फिर कहाँ जाना चाहेंगे आप? अजीत दादा के साथ। अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ जाते तो आपको चलेगा? हम अजीत दादा पवार के निष्ठावान कार्यकर्ते हैं, वो जहाँ जाएंगे हम वहाँ उनके साथ में रहेंगे। क्या पवार साहब ने आप लोग को रोकने की कोशिश की है, संपर्क किया है शरद पवार जी ने? बड़े साहब ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं। इसके बाद अजीत पवार खुद सामने आए। उन्होंने कहा उनके पार्टी तोड़ने की अटकलें गलत हैं, वो तो अपनी पार्टी और महाविकास आघाड़ी को मजबूत बनाने के लिए काम में लगे हैं। अजीत पवार ने कहा कुछ लोग उनकी पार्टी और महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। या संदर्भामध्ये आज पवार साहेबांचं सकाळी जे काही त्यांनी आज सुबह ही शरद पवार साहब ने मीडिया से जो कहा वो आपने देखा। इन सब में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, मैंने भी कहा है। यहाँ पर भी कुछ विधायक हैं, उनसे आप प्राइवेट में बात करिए कि क्या किसी का सिग्नेचर हमने लिया है। किसी का सिग्नेचर लेने की जरूरत ही नहीं है। कल जो भी फैसला लेना होगा वो हम पार्टी के तौर पर मिलकर लेंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि महाविकास आघाड़ी को मजबूत करना है। हमारी जनसभाएं भी तय हो चुकी हैं। 1 मई को बीकेसी में हमारी जनसभा होने वाली है। महाविकास आघाड़ी मजबूत करण्याचा। वैसे अजीत पवार कुछ विधायक लेकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ऐसा इशारा सबसे पहले संजय राउत ने किया था और संजय राउत ने यह बात सामना में भी लिखी थी। बाद में संजय राउत ने कहा कि खुद शरद पवार ने उन्हें यह बात बताई थी कि एनसीपी के कुछ विधायकों पर सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है। लेकिन आज अजीत पवार के सफाई आने के बाद संजय राउत ने भी अपना स्वर बदल लिया। उन्होंने कहा अजीत पवार के पार्टी तोड़ने की अफवाह फैलाने वालों की गलतफहमी में कोई ना आए। अजीत दादा पवार ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग या कुछ पार्टियाँ, खास करके बीजेपी, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसमें फूट डालने की कोशिश दबाव तंत्र से कर रही थी, उनको आज अजीत दादा पवार जी ने जवाब दिया है। किसी भी हालत में आखिरी दम तक अजीत दादा महाविकास आघाड़ी के घटक बनते रहेंगे, उनके पार्टी में रहेंगे। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो ट्रस्ट डेफिसिट का,
विश्वास की कमी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अजीत दादा पवार बार बार कह रहे हैं कि वो एनसीपी छोड़कर नहीं जा रहे। बीजेपी से उनकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। लोग कहते हैं चार्जशीट में उनका नाम ना आना, अमित शाह के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग होना, इसका मतलब है वो जाएंगे तो। दूसरी तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनका शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस नहीं टूटेगा, लेकिन कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता। लोग याद दिलाते हैं कि अडानी पर, सावरकर पर पवार साहब ने जो लाइन ली वो अलायंस के जुड़ने की नहीं बल्कि टूटने का संकेत देती है। बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमें अजीत पवार की क्या जरूरत, हमारे पास तो मेजॉरिटी है। तब लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर शिवसेना के एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो क्या करेंगे। फैसला आने वाला है, इसीलिए अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने की तैयारी हो रही है। अब ये सारा आपसी अविश्वास इसलिए है क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कौन कब इसको धोखा दे दे कोई नहीं कह सकता। कुछ ही महीनों में हमने देखा है शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का हमेशा साथ देने का वादा किया था, उनकी लीडरशिप में चुनाव जीता था, लेकिन उद्धव ठाकरे के नीचे से कुर्सी खींच ली। अजीत पवार भी अपना खेल दिखा चुके हैं। उन्होंने रातों रात बीजेपी के साथ मिलकर 2 दिन की सरकार बनाई। इसी लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। सब मानकर बैठे हैं आज नहीं तो कल अजीत पवार एनसीपी के 40 एमएलए को लेकर सरकार में शामिल हो जाएंगे और बाकी सब देखते रह जाएंगे। बिहार से आज एक दिल दुखाने वाली खबर आई। बिहटा में माइनिंग माफिया ने सरकारी अफसरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अफसरों की टीम में शामिल महिला अधिकारी पर भी हमला किया गया। असल में बिहटा में बालू की ओवरलोडिंग की शिकायत पर माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम छापा मारने गई थी। मौके पर रेत माफिया के 29 ट्रक पकड़े गए। अफसर इन ट्रकों को जब्त करने लगे तो माफिया के गुंडों ने अफसरों पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से अफसरों को बुरी तरह पीटा गया। सरकारी कर्मचारियों की पिटाई को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को सवाल पूछने लगा तो बिहार के माइनिंग मिनिस्टर रामानंद यादव घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बात की। रामानंद यादव ने कहा कि माइनिंग माफिया ने 29 ट्रकों को जब्त कर लिया था। 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। मिनिस्टर रामानंद यादव से जब सरकारी अफसरों की सुरक्षा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अब माइनिंग डिपार्टमेंट अपनी फोर्स बनाने जा रहा है जो माफिया और ओवरलोडिंग करने वालों पर कार्रवाई करेगी। अधिकारी लोग पकड़ रहे थे जो बिना परमिट के हो, बिना चालान के हो, ओवरलोडिंग, और धरने के बाद जो यहाँ के जो लोग जो थे ठेला ठुक्कर करे मार। तो मेरा कहना है जो सही किया वो बचे नहीं, निर्दोष लोग के फंसाना नहीं, और जो इस तरह किया वो बचेगा नहीं, वो फंसेगा ही। रीजन क्या था, क्यों डिस्प्यूट हो गया? कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई डिस्प्यूट हुआ नहीं। अब जो मैंने चालान है, चालान से ओवरलोड या बिना चालान का है तो खनन पदाधिकारी लोग धर रहा था, चेक कर रहा था, फाइन कर रहा था। अब फाइन लगा तब ये लोग देखा कि मारपीट करके भगा। दूल्हे के पास जिला बल, पुलिस बल कम था, 4 या 5 था मात्र। अब ये लोग जुट गए, काफ़ी संख्या मारपीट के वो लोग भाग गए, लेकिन कुछ गाड़ियाँ भी धरे हुए है यहाँ मेरा कितना फाइन वो बता देंगे। लेकिन जो सही घटना किया है वो नहीं बचेगा, निर्दोष रहेगा, उस पर हम लोग जाँच करेंगे। लेकिन इस घटना को बीजेपी ने बिहार में खस्ताहाल कानून व्यवस्था के सबूत के तौर पर पेश किया। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा बिहार में जंगल राज है। ऐसी घटनाएं इसीलिए हो रही हैं क्योंकि अपराधियों को सरकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बिहार में जब हम गुंडा राज कहते हैं तो लोगों को बेचैनी लगता है। सैया भेल कोतवाल अब डर काहे का? खनन पदाधिकारी को, खनन निरीक्षक को जिस तरह से उस महिला पदाधिकारी को पीटा जा रहा है
धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जरा देखिए किस तरह से बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। किसके बल पर कर रहा है? क्योंकि सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठी है और उसको लगता है कि मेरा आका मुझको संरक्षण करेगा। न बालू माफिया पर आप एक्शन ले सकते हैं, न दारू माफिया पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं और सत्ता की जी हजूरी में इन गुंडों को खुलेआम आप मौका दे रहे हैं गुंडे करने का। बिहार में जो हो रहा है वाकई में चिंता की बात है। बिहार में जब जहरीली शराब पीकर दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है तो सरकार को शराबबंदी कानून याद आता है। तब पुलिस शराब की भट्टियां खोजने निकलती है। जब रेत माफिया अफसरों की पिटाई कर देता है तो मंत्री महोदय कहते हैं कि अब सरकार माइनिंग डिपार्टमेंट की अपनी फोर्स बनाएगी जो अफसरों को सुरक्षा देगी। जो काम सरकार को एडवांस में करने चाहिए, पहले करने चाहिए, वो अपराध होने के बाद किए जाते हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।